So students, today we will discuss about abnormal labor. Abnormal labor में जो first condition हम study करेंगे that is preterm labor. That is what? Preterm labor. I hope आपको इसके नाम से ही clear है. Pre मतलब term से पहले. So अगर टर्म से पहले लेबर की इनिशिएशन हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज प्री टर्म लेबर. सो जस्ट राइट द डेफिनेशन. इफ लेबर begins before 37 weeks, we called it as what? We called it as preterm labor. Now, what is the most common risk factor? अभी क्यों होगी उसके reasons हम देखेंगे, ठीक है? So most common, most important risk factor for preterm labor is what? If there is a history of previous preterm labor. So most important risk factor is history of previous preterm labor. Okay. And what is the most common cause? So most common cause of this preterm labor is what? Idiopathic. हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर मेनली इसको कॉज कर रहा है, ठीक है? अब इसके बहुत सारे सेकेंडरी कॉजेज भी हैं, विल स्टडी दैट. सो अगर हम सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो वो क्या है? व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीटर्म? दैट इज इन्फेक्शंस. इन्फेक्शन. कौन कौन सी ऐसी इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से जो लेबर है वो पहले हो सकती है इनिशिएट? सो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है दैट इज गार्डिनेला इन्फेक्शन. गार्डिनेला. ओके. सेकेंड इन्फेक्शन दैट इज क्लमीडिया. क्लमीडिया भी क्या कर सकते हैं? प्रीटर्म लेबर कॉज कर सकते हैं. थर्ड वन इज लिस्टीरिया. And fourth one is what? Streptococci. Streptococci. Okay? So ये सारे बैक्टीरियाज गार्डिनेला, क्लमीडिया, लिस्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकाई, these are the bacteria that can cause infection. and infection की वजह से बेसिकली क्या होता है कि इन्फेक्शन जब होगी तो बेसिकली फिब्रोसिस हो जाती है मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से वो इजीली टेयरेबल हो जाती है. ओके, गॉट इट? दीज आर द कॉजेज. इवन asymptomatic bacteriuria is also a cause of preterm labor. So just write asymptomatic bacteriuria can also cause preterm labor. और क्या क्या कॉज हो सकते हैं प्रीटर्म लेबर के? दैट इज कोरियोएमनियोनाइटिस. कोरियोएमनियोनाइटिस का क्या मतलब है? यू गाइज नो आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन. सो जब, और कोरियोन आपको पता है, कोरियोन और एमनियोन क्या है? मेम्ब्रेन्स है बेसिकली. तो जब देर इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ कोरियोन एंड एमनियोन तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज कोरियोएमनियोनाइटिस. सो जस्ट राइट इट. इट इज अ इन्फ्लामेशन of chorion and amnion. ओके. सो जब ये इन्फ्लामेशन हुई तो इससे क्या होगा? बेसिकली जब कोरियोन और एमनियोन की इन्फ्लामेशन होगी
तो दिस विल लीड्स टू द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वो क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, या यू कैन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स will initiate uterine contractions. So just write this chorioamnionitis will leads to what? Prostaglandins release, and this will further do what? This will initiate what? Uterine contractions. Yeah, uterine contractions. ओके और ऑब्वियसली अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई तो लेबर स्टार्ट हो जाएगी। अदर रिस्क फैक्टर में फर्स्ट आता है पॉलीहाइड्रोनियोज। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनोज। सेकेंड इज मैक्रोसोमिया। Third other cause of this preterm labor is multifetal pregnancy. Multifetal pregnancy. After this, the next cause is what? That is anemia. After anemia, next cause is smoking. Then antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage. So basically मैंने ये तीनों को एक कलर में क्यों लिखा है, ये पॉलीहाइड्रोमिनोज, मैक्रोसोमिया, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी, क्योंकि ये तीनों क्या करेंगे, दिस विल कॉज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस। बेसिकली ये क्या करेंगे, ओवर डिस्टेंशन करा देते हैं यूट्रस की। जब ऑब्वियसली देयर विल बी ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर डिस्टेंशन, तो ऑब्वियसली देयर विल बी इनिशिएशन ऑफ पेन। सो राइट इट, these cause what? This cause over stretching of uterus. Okay, so these are the risk factor. First one we studied, that is infection. Most commonly कौन सा है आपने याद रखना है, most commonly was Gardnerella. ठीक है, उसके बाद chorioamnionitis is the cause of preterm labor, and after that these polyhydramnios, macrosomia, multifetal pregnancy, and then anemia, smoking, and antepartum hemorrhage. These are the risk factors that can cause preterm labor. Now let's discuss how you gonna diagnose this patient. So for diagnosis, what you have to do? So let's discuss about diagnosis. So for diagnosing preterm labor, basically आपने देखना है इस फीमेल में कॉन्ट्रैक्शंस हैं कि नहीं. फर्स्ट यू विल लुक फॉर कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्शंस है और कितनी, बेसिकली कितनी कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए कि आप उसको डायग्नोज कर सको एज अ प्रीटर्म लेबर. Now just write, if the contractions are more than 4 or equal to 4 in 20 minutes, then we classified it as preterm labor. Second criteria is, if the contractions are more than 8 in 60 minutes, then we called it as what? Preterm labor. Got it? तो first हम कॉन्ट्रैक्शंस देखेंगे डायग्नोस के लिए. सेकेंड इज, यू हैव टू सी द सर्विकल लेंथ.
What is the length of the cervix? So second factor you will look for, that is cervical length. If it is less than 2, means this is a case of what? Preterm labor. Third factor for diagnosis is internal os diameter. Third is internal os diameter. So if the diameter of internal os is more than or equal to 3 centimeter, we classified it as what? Preterm labor. So अगर आपने प्रीटर्म लेबर का डायग्नोस बनाना है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स यू कैन मेक द डायग्नोसिस. ओके, आफ्टर दैट इफ यू शेप्ड मेम्ब्रेन्स, सो अगर यू शेप मेम्ब्रेन है तो भी प्रीटर्म लेबर है. यू शेप का मेम्ब्रेन मतलब when you will see the ballooning or funneling or herniation of membrane, so you can think about this preterm labor. After that, for diagnosis of preterm labor, you can also use fetal fibronectins. Fetal fibronectin. ठीक है, अगर fetal fibronectin का लेवल more than 50 नैनोग्राम्स पर DL है, ठीक है, जो सर्विकोवेजाइनल सिक्रीशन में अगर फीटोफाइब्रोनेक्टिन्स का लेवल मोर देन 50 नैनोग्राम पर DL है तो योर डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म लेबर इज कंफर्म. ओके, सो राइट इन सर्विकोवेजाइनल सिक्रीशन. ओके, नाउ अगर हम बेसिकली प्रेडिक्टर की बात करें कि प्रीटर्म लेबर का प्रेडिक्टर कौन है, तो आप क्या देखोगे? सर्विकल लेंथ. सो सर्विकल लेंथ इज बेसिकली अ प्रेडिक्टर ऑफ प्रीटर्म लेबर. If it is less than 2.5, so it is clearly stated that this female is having what? Preterm labor. So just write it here. So if they ask you predictor of preterm labor, so what is your answer? That is cervical length less than 2.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ जब डिलीवरी होती है ना तो सर्विक्स में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. तो विल स्टडी अबाउट दिस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस. सो सीक्वेंस ऑफ changes that you're gonna see in shape of cervix in labor. You will see in shape of cervix in labor. ओके, तो बेसिकली आपको पता है 4 टाइप्स के सर्विक्स हमने पढ़े हैं. टी शेप सर्विक्स, वाई शेप सर्विक्स, वी शेप सर्विक्स एंड व्हाट? यू शेप सर्विक्स. ठीक है, तो कैसे होगा? फर्स्ट दिस सर्विक्स बिकम टी शेप, देन द वाई शेप, वी शेप एंड देन यू शेप. ओके, सो दिस इज अ सीक्वेंस दैट यू गोना सी. सबसे जो अच्छा सर्विक्स है दैट इज टी, आफ्टर दैट वाई, आफ्टर दैट वी, आफ्टर दैट यू. यू तो हमने क्या बोला? दिस इज बेसिकली वी कॉल्ड एज herniation और funneling of membrane. Okay, now how you gonna manage this condition? How you gonna manage the preterm labor? If the pregnancy or the period of gestation is less than 34 weeks, then first you will give steroids. अब पहले क्या दोगे? स्टेरॉइड्स दोगे. क्यों देंगे हम स्टेरॉइड्स? व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग स्टेरॉइड्स? क्योंकि जो स्टेरॉइड्स हैं दे विल हेल्प फॉर पल्मोनरी मैच्योरेशन. सो स्टेरॉइड्स
we basically helps in pulmonary maturation. Okay, but there is a contraindication to steroids. आपने steroids कब नहीं देने? When there is a infection. So basically it is contraindicated in infection. हम infection में क्यों नहीं देते हैं steroids? Because जो steroids होते हैं ये immunosuppression का काम करते हैं और ऑलरेडी इसमें इन्फेक्शन है तो स्टेरॉइड्स देके तो आप उसकी कंडीशन और वर्स्ट कर दोगे. एंड वी डोंट वांट इम्यूनोसप्रेशन व्हेन द पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन. ओके, सो इसीलिए आपने स्टेरॉइड्स नहीं देने हैं अगर इन्फेक्शन है. अभी कौन सा स्टेरॉइड्स हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं? सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेरॉइड in India is dexamethasone. That is dexamethasone. dexamethasone देंगे और इसका डोज क्या होता है डेक्सामेथासोन का? दैट इज 24 mg you will give. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. जस्ट हाईलाइट दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, अभी ये जो डोज है ना हम एकदम से नहीं देते हैं डेक्सामेथासोन का. ठीक है, वी हैव सब डिवाइडेड दिस डोज इनटू 4 डोजेस. कैसे देंगे आप इसको? दिस इज सब डिवाइडेड इनटू 4 डोजेस. कैसे देना है आपने? फर्स्ट 6 mg दिया, आफ्टर 12 आवर्स अगेन आपने 6 mg देना है, आफ्टर 12 आवर फिर 6 mg देना है, फिर आफ्टर 12 आवर आपने 6 mg देना है. सो ऐसे यू हैव टू रिपीट द डोज ऑफ डेक्सामेथासोन. ओके, सो आफ्टर एवरी 12 आवर्स you have to repeat the dose of dexamethasone. Got it? और ये हम किस रूट से देंगे? तो हम IM इंजेक्शन देंगे इसका, डेक्सामेथासोन का. विल गिव IM इंजेक्शन. ओके, ये तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेरॉइड बताया. बट अगर वो आपसे पूछे बेस्ट स्टेरॉइड कौन सा है, सो व्हाट इज द बेस्ट स्टेरॉइड? Best steroid is what? That is betamethasone. betamethasone देंगे. और betamethasone का डोज क्या है? It is also 24 mg. और ये आपने कैसे देना है? इसका भी डोज देने का एक तरीका है. तो बेसिकली we have divided this dose. We have divided this into 2 subdoses. आपने पहले 12 mg देना है, आफ्टर 24 आवर्स 24 आवर्स के गैप के बाद आपने दूसरा इंजेक्शन देना है. सो पहले आपने 24 mg जैसे आज दे दिया, तो अगेन 24 आवर्स का गैप आने के बाद फिर आपने वो इंजेक्शन कल उसको फिर देना है 12 mg का. गॉट इट? नाउ व्हाट इज द मिनिमम वेटिंग पीरियड आफ्टर द लास्ट डोज? सो मिनिमम वेटिंग पीरियड, अभी जैसे आपने इन सब 12 mg दे दिया, फिर दूसरा डोज भी दे दिया, अभी इसके बाद आपने कितना टाइम वेट करना है? So minimum waiting period is 24 to 48 hours after last dose. Hours after last dose. So just highlight this.
बट हमने ऑलरेडी बोल दिया इन्फेक्शन में आपने इनमें से कोई भी ड्रग नहीं देना, ना बीटामेथासोन ना डेक्सामेथासोन, ओके। अभी टोकोलिटिक्स क्या करते हैं? टोकोलिटिक्स क्या होते हैं? बेसिकली जो यूट्रस की टोन को ब्रेक करते हैं, ठीक है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगे ये। तो अगर हम बात करें कि प्री टर्म लेबर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, टोकोलिटिक्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो योर आंसर विल बी नेफिडिपिन। नेफिडिपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों ये ड्रग ऑफ चॉइस है? इसका एक बेनिफिट है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। इट इज हैविंग द लीस्ट साइड इफेक्ट, तो यू कैन गिव दिस ड्रग इजीली, ओके। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो आपने कौन सा ड्रग देना है? सो ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट डिजीज इज व्हाट? तो ड्रग ऑफ चॉइस हार्ट डिजीज में यू विल गिव एटोसिबैन। आपने क्या देना है? एटोसिबैन यू हैव टू गिव। अभी एटोसिबैन क्या है? दिस इज बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओके। दिस इज एटोसिबैन। सो हार्ट डिजीज में एटोसिबैन देना, वैसे ड्रग ऑफ चॉइस इज नाइफिडिपिन, ओके। नाउ नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। तो कौन सा ऐसा टोकोलिटिक है जो कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करेगा? सो इट इज MgSO4। हमने ऑलरेडी पढ़ा है MgSO4 के बारे में कि इट एक्ट एज अ टोकोलिटिक एज वेल, ठीक है। सो दिस इज अ बेस्ट ड्रग टू प्रिवेंट व्हाट? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। MgSO4 क्या होता है? बेसिकली इट इज अ न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग, ओके। तो इसीलिए यू विल यूज इट हियर। Now next, if they ask you drug of choice to prevent preterm labor, so what you wanna give? Drug of choice to prevent preterm labor, and that is what? That is progesterone. Progesterone देंगे, okay? So got it? टोकोलिटिक्स देंगे सेकेंड हम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? नाइफिडिपिन होगा, दैट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्यों देंगे? इसका सबसे कम साइड इफेक्ट है, इसीलिए वी विल गिव। नाउ आफ्टर दैट, ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट डिजीजेस, दैट इज एटोसिबैन। एटोसिबैन क्या है? बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। देन ड्रग टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। And drug to prevent preterm labor is what? Progesterone. Okay. Generally, ये जो आप MgSO4 देते हो ना, आपने इसकी इंडिकेशन है कि आपने कब देना है। अगर तो उसकी जेस्टेशनल एज लेस देन 28 वीक्स है तो यू कैन गिव दिस ड्रग। अगर for example, if the gestational age is more than 34 weeks, more than or equal to 34 weeks, तो उस केस में आपने क्या करना है? You have to wait and watch, ठीक है? You have to just wait and watch. So students, now we'll discuss about the next topic in this abnormal labor, that is premature rupture of membrane. That is what? Premature
rupture of membrane. ओके, सो बेसिकली हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब कहेंगे? अगर मेम्ब्रेन का रप्चर बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाए, या यू कैन से if the membrane rupture happens before the 37 weeks of pregnancy, तो we called it as a preterm premature rupture of membrane. So premature rupture की definition क्या है? So rupture of membrane before onset of labor is what? Premature rupture of membrane. But अगर हम कहें rupture of membrane before 37 weeks, then what is this called as? हम इसको बोलते हैं PPROM. PPROM means preterm and premature rupture of membrane. So it is a combination of preterm labor and premature rupture of membrane. So just write, this is what? This is preterm premature rupture of membrane. Got it? So this is a definition of PPROM. Basically रप्चर कब होता है मेम्ब्रेन का? सो आइडियली मेम्ब्रेन रप्चर तभी होगा जब जो सर्विकल डायलेशन कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, सो आइडियली कब होता है मेम्ब्रेन रप्चर? नॉर्मली मेम्ब्रेन rupture happens when after complete cervical dilation. So membrane rupture happen after complete cervical dilation. Okay, but यहाँ पे अभी लेबर शुरू नहीं हुई कि पहले ही मेम्ब्रेन जो है रप्चर कर गई. अभी क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स. सो जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, दैट इज व्हाट? सो फर्स्ट इज दैट इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PROM. Previous history of premature rupture of membrane or PROM. Second risk factor is infection. Second is infection. Third one is polyhydramnios. Fourth, macrosomia. Fifth one is multifetal pregnancy. Sixth one is acute trauma. Seventh risk factor is antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage. Eighth risk factor here is smoking. So ये सारे risk factor can cause what? That is PROM. Okay, that is premature rupture of membrane.
नाउ हमने बोला इन्फेक्शन कैन कॉज प्रॉम. नाउ हाउ इन्फेक्शन कैन कॉज प्रॉम? इन्फेक्शन बेसिकली क्या कराएंगे? दिस विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन. जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेम्ब्रेन की उसको डिक्रीज कर देती है इन्फेक्शन. सो डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेम्ब्रेन. सेकेंड, इवन इन्फ्लामेशंस भी सेम, उनका सेम ही रोल है. इन्फ्लामेशन भी क्या करेगी? Inflammations also decreases the tensile strength. Even mechanical stress also decreases the tensile strength of the membrane. Okay, so infection हो, चाहे inflammation, चाहे mechanical stress, ये तीनों क्या करें? जो membrane की tensile strength है उसको कम कर रहे हैं. And in this way they can leads to what? Premature rupture of membrane. उसके बाद हमने ये 3 फैक्टर्स जो डिस्कस किए हैं, पॉलीहाइड्रोमनियोज, मैक्रोसोमिया, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी, ये क्या करते हैं बेसिकली? दे विल लीड्स टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस एंड फाइनली क्या हो जाएगा? ओवर डिस्टेंशन से प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. इवन एक्यूट ट्रॉमा भी तो रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का. दैट्स व्हाई वी जस्ट मेंशन दिस. Okay, so you just need to know these risk factors for PPROM. Now, how a patient gonna represent at your clinic? So, what is the presentation of this patient? So, let's discuss about presentation. So, presentation में first जो कंप्लेन होगी पेशेंट की वो क्या होगी? दैट इज लीकेज ऑफ colorless fluid. Leakage of colorless fluid. और ये colorless fluid क्या है? Basically this is a amniotic fluid. ठीक है? Leakage of colorless fluid. This is a chief complaint of patient. Chief complaint है ये patient की. Okay? सो अदर प्रेजेंटेशंस क्या हो सकती है पेशेंट की? फर्स्ट इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, उसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट और एब्सेंट, इट डिपेंड्स. सेकेंड इज देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री-प्रॉम दैट कैन अकर इन पेशेंट एंड पेशेंट आपके पास ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आया. ठीक है? और वो क्या कॉम्प्लिकेशन है? दैट इज कॉल्ड प्रोलैप्स. आफ्टर दैट कोरियोएम्नियोनाइटिस. आफ्टर कोरियोएम्नियोनाइटिस द अदर कॉम्प्लिकेशन दैट इज एब्रप्शन. एब्रप्शो प्लेसेंटा हम जिसको बोलते हैं उसकी बात करें, एब्रप्शन. और क्या हो सकता है? कोरियोएम्नियोनाइटिस हो सकती है. ओके, सो दिस इज हाउ अ पेशेंट गोना रिप्रेजेंट एट योर क्लिनिक. नाउ हाउ यू गोना डायग्नोस दिस? सो लेट्स डिस्कस अबाउट diagnosis. So if you want to confirm the diagnosis, then you have to do per speculum examination. So for confirming the diagnosis, to confirm diagnosis, आपने क्या करना है? आपने करनी है per speculum examination. आपको पता है पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं? वी विल इंसर्ट अ स्पेकुलम इनसाइड द वजाइना ऑफ दिस फीमेल एंड जब आप स्पेकुलम से एक लाइट निकलेगी एंड यू कैन सी द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ दैट फीमेल. ओके, सो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा? यू विल सी कि वजाइना में ना बहुत सारा क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट है. ठीक है, और ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? ऑस, इंटरनल ऑस से आ रहा है. ठीक है, सो जस्ट राइट
what you gonna see on per speculum examination? That is clear fluid coming from os and pooling into vagina. Okay. Now अगर आपने जब इस फीमेल की पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन की, अगर आपको फ्लूइड नहीं देखने को मिला, देन व्हाट? इफ फ्लूइड is not seen, then what to do? You will tell this female to cough, or what else you will do? You will press the fundus of this female. Okay, so you will tell this female to cough and you will push the fundus. You will press on fundus. ओके अगर स्टिल आपको ये करने के बाद भी फ्लूइड नहीं दिख रहा है, कोई फ्लूइड नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर अदर इन्वेस्टिगेशंस. विल डिस्कस व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल. इफ स्टिल फ्लूइड इज नॉट कमिंग, देन व्हाट यू विल डू? देन हम कुछ टेस्ट करेंगे. और फर्स्ट टेस्ट जो आप यहाँ पे करोगे, दैट इज व्हाट? दैट इज नाइट्रोजन पेपर टेस्ट. दैट इज नाइट्रोजन पेपर टेस्ट. सो आप क्या कर सकते हो? नाइट्रोजन पेपर टेस्ट कर सकते हो. बेसिकली जो ये नाइट्रोजन पेपर होता है ना, ये पीएच चेंज को डिटेक्ट करेगा. ये क्या करेगा? पीएच चेंज को डिटेक्ट करता है बेसिकली. ठीक है. एंड यू नो व्हाट इज द वजाइनल पीएच इन प्रेगनेंसी? दैट इज अराउंड 4. ठीक है. तो वजाइना का पीएच कितना होता है इन प्रेगनेंसी? दैट इज 4. बट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के केस में आपको कितना देखने को मिलेगा? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के केस में जो पीएच डिटेक्ट करेगा नाइट्रोजन पेपर, दैट विल बी एल्कलाइन. मीन्स 7 to 7.3 होगा ये पीएच. ठीक है. सो पीएच कितना होगा जनरली इस केस में? दैट इज 7 to 7.3. जबकि प्रेगनेंसी में तो जो पीएच है दैट इज अराउंड 4. बट हमने जब यहाँ पे नाइट्रोजन पे देखा तो वो एल्कलाइन आ रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका पीएच न्यूट्रल होता है. 7 to 7.3 बेसिकली इट इज अ न्यूट्रल पीएच ना. तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका पीएच क्या होता है? न्यूट्रल. इसीलिए रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड है वो क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड. इसीलिए पीएच जो है दैट इज neutral. Now after doing this nitrogen paper test, the second test that you can do, that is rapid slide test. That is what? Rapid slide test. Okay. बेसिकली ये बेड साइड टेस्ट है, बट हम जनरली करते नहीं है ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इजीली अवेलेबल भी नहीं है. सो ये क्या है? बेड साइड टेस्ट है. इट इज एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई वी डोंट डू. जनरली इसमें 2 टेस्ट आपने याद रखने हैं. फर्स्ट इज एक्टिम प्रोम. एक आता है एक्टिम प्रोम करके. एक्टिम प्रोम पे बेसिकली आप क्या डिटेक्ट करोगे? यू विल डिटेक्ट IGFBP1. ये IGFBP1 की डिटेक्शन करता है. ये IGFBP क्या है? दिस इज बेसिकली इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग
protein 1, insulin like growth factor binding protein 1. जो एक्टिन प्रॉम किट होती है ना, ये IGFBP1 को डिटेक्ट करती. Second kit is Amnisure. Second is Amnisure. Amnisure किसको डिटेक्ट करेगी? Amnisure detects PAMG1. It detects PAMG1. PAMG1 क्या है? What is this PAMG1? PAMG1 stands for placenta alpha microglobulin protein assay. So it is what? Placenta alpha microglobulin protein assay. ठीक है? This is what? This is placenta alpha microglobulin protein assay. ठीक है? Amnisure PAMG को डिटेक्ट करेगी, whereas actin prom kit जो होती है वो IGFBP1 को. Now third test that you can do is the Ferning pattern. You can search for Ferning pattern. ठीक है? So जो Ferning of secretions in vagina, you will check for Ferning of secretion in vagina. Okay, तो आप वजाइना की सिक्रेशंस लोगे, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे. इफ देयर इज अ फर्निंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ लीकेज. ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है, इफ देयर इज अ लीकेज इन एमनोटिक फ्लूइड, तो व्हेन यू मेक अ स्मीयर फ्रॉम द सिक्रीशन इट विल शो फर्निंग. जस्ट रिमेंबर दिस. सो फर्निंग इंडिकेट्स व्हाट? लीकेज. तो मतलब इस फीमेल में प्रॉम हुआ है. सो जस्ट राइट if there is leakage of amniotic fluid, then make a smear of secretion from vagina and you will see the फर्निंग. ठीक है, देखो, अगर आप किसी प्रेग्नेंट फीमेल का वजाइनल स्मीयर लोगे, ठीक है, और उसको आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसकी करोगे, तो यू वोंट सी दिस फर्निंग पैटर्न. ओके, क्यों? बिकॉज वहाँ पे प्रेगनेंसी में किस हार्मोन की ज़्यादा प्रेडोमिनेंस है? दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन. और फर्निंग प्रोजेस्ट्रॉन के टाइम पे नहीं आती है. ठीक है, सो अगर प्रोजेस्ट्रॉन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो फर्निंग शो नहीं होगी. सो जस्ट राइट दिस, vaginal smear in pregnancy, it don't show फर्निंग. और फर्निंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रेगनेंसी is under influence of progesterone. Is under the influence of progesterone and फर्निंग cannot be seen under progesterone influence.
Okay, got it? Now, next test that you can do after this is dye installation. Next is dye installation. डाई इंस्टिलेशन क्या, आप इंडिको कैरामाइन डाई इंजेक्ट करोगे, ठीक है. सो एंड देन यू कैन स्टेन द फ्लूइड. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इन्वेजिव स्टेन देखेंगे. इन्वेजिवली यू आर स्टेनिंग दिस. And the best method that you can use for the diagnosis of PROM is ultrasound. ओके, अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी ओलिगोहाइड्रोमिनोज होगा. अलॉन्ग विथ दिस यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट द मैल प्रेजेंटेशन. ओलिगोहाइड्रोमिनोज के साथ मैल प्रेजेंटेशन भी होगी. ओके, सो ये अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी इस केस में, प्रॉम के केस में. ओके, ना जब आप इस फीमेल की पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, व्हेन यू विल डू पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट यू विल सी जो फंडल हाइट है ना, फंडल हाइट है जो, दैट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन. पीरियड ऑफ जेस्टेशन से कम है फंडल हाइट, ठीक है. सेकेंड इज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इस फीमेल में प्रेजेंट है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है. थर्ड, आप देखोगे कि जो फीटल हार्ट रेट है ना, that is what? That is decreased. फीटल हार्ट रेट कम हो जाएगा. बेसिकली जो फीटस है ना वो डिस्ट्रेस में चले जाएगा, तो फीटल डिस्ट्रेस विल बी देयर. ओके, और फीटल डिस्ट्रेस क्यों आएगा प्रॉम के केस में, व्हेन देयर इज कॉर्ड प्रोलैप्स और व्हेन देयर इज कॉर्ड कंप्रेशन. सो कॉर्ड प्रोलैप्स या कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से ये फीटल डिस्ट्रेस होगा, ठीक है. सो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट हम फंडल हाइट देखेंगे. दिस फंडल हाइट विल बी लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन. सेकेंड, आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखोगे. थर्ड, फीटल हार्ट रेट देखोगे आप. फीटल डिस्ट्रेस कब होगा, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स या फिर कॉर्ड कंप्रेशन हो जाता है, तो यू गोना सी व्हाट, फीटल डिस्ट्रेस. ओके, आफ्टर दिस you will also see malpresentation. malpresentation होगी इसमें, ठीक है. now let's discuss now अब PPROM की आउटकम क्या होगी. what is the outcome of premature rupture of membrane. so जर्नली क्या होती है आउटकम में, मोस्ट ऑफ द जो वुमेन्स होती हैं दे यूजुअली डिलीवर विद इन द वीक, ठीक है. दिस इज अ मोस्ट कॉमन आउटकम. डिलीवरी इज अ मोस्ट कॉमन आउटकम. सो जस्ट राइट, फर्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड दिस इज अ most common outcome. After that, what are the other outcomes that you're going to see here? That is placental abruption can occur here. Placental abruption. Third outcome here is chorioamnionitis. Chorioamnionitis. And after chorioamnionitis, the next outcome is cord prolapse. So these are the various outcomes of PROM.
So first is the delivery, or you can say termination of pregnancy. Second is placental abruption. After that, cord prolapse, and after this is chorioamnion. Got it? Now, how you gonna manage PROM? So let's discuss about management of PROM. Now, PROM की मैनेजमेंट डिपेंड करती है व्हाट इज द पीरियड ऑफ जेस्टेशन. If the period of gestation is less than 34 weeks, if the period is less than 34 weeks and no complication is there, no complication are present. No complication से मेरा मतलब ना तो इसमें कोरियोएम्नियोनाइटिस है, ना कॉर्ड प्रोलैप्स है और ना ही कोई डिस्ट्रेस है. सो जस्ट राइट व्हाट डज मीन नो कॉम्प्लिकेशन. नो कोरियोएम्नियोनाइटिस, नो fetal distress, and no cord prolapse is there. So अगर ये तीनों ही नहीं है मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं. तो अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे? यू विल गिव स्टेरॉइड्स. आप इस फीमेल को दोगे स्टेरॉइड्स. आफ्टर गिविंग स्टेरॉइड्स यू कैन इनिशिएट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, फर्स्ट आप दोगे स्टेरॉइड्स. सेकेंडली, अगर इस फीमेल में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, if uterine contractions are present, then what you will do? Then you will give tocolytics. Then tocolytics देंगे हम to decrease this uterine contractions. Third thing that we will do for the management of PROM, that is antibiotics. Antibiotics देंगे. एंटीबायोटिक्स हम क्यों दे रहे हैं? फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन. सो फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ GBS. ओके. नेक्स्ट मैनेजमेंट that you're gonna do if the POG is less than 34 without any complication is fetal monitoring. You have to do fetal monitoring along with everything that we have discussed. fetal monitoring करेंगे. fetal monitoring में आप क्या करोगे? आप fetal heart rate देखोगे. ठीक है. then you will go for non-stress test या फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल देखोगे. आफ्टर दिस non-stress test and biophysical profile, you will go for periodic USG. ठीक है. आप हर मंथ आप इसकी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करोगे. ठीक है. सो फीटल हार्ट रेट, NST और बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड पीरियोडिक NST you will do for fetal monitoring. Along with this fetal monitoring, you have to do maternal monitoring as well. Maternal monitoring. Maternal monitoring कैसे करेंगे? हम मदर के वाइटल्स देखेंगे. वाइटल्स जैसे कि उसका BP, उसका पल्स रेट, उसका टेम्परेचर, एवरीथिंग you will see. After that, you will have to do CBC और CBC पे basically हम TLC count देखेंगे, that is toccoleucocyte count. And after that, if there is a foul smelling discharge, then you should be concerned because it can be any infection and आपको पता है infection can cause PROM. So also ask her about
if she is having any foul smelling discharge or not. Okay, so got it. हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेरॉइड्स दिए, देन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं अगर तो टोकोलिटिक्स देंगे, आफ्टर दैट आप एंटीबायोटिक दोगे, उसके बाद आपने फीटल मॉनिटरिंग करनी है, देन मैटरनल मॉनिटरिंग. So second scenario is if the POG is more than 34 weeks and no complication is there, कोई complication भी नहीं है और POG 37 वीक से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल गिव स्टेरॉइड्स. हम क्या देंगे, इसको स्टेरॉइड्स देंगे. और आपने स्टेरॉइड्स कब तक कंटिन्यू करने हैं, टिल 36 वीक तक. ओके. सेकेंडली, अगर यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इस फीमेल में स्टार्ट हो भी जाती है ना, तो आपको टोकोलिटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सो नो टोकोलिटिक इज नीडेड हियर. नेक्स्ट, थर्ड थिंग जो हम मैनेजमेंट में करेंगे, तो यहाँ पे आपने एंटीबायोटिक्स देनी है फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स. फोर्थ, जैसे हमने इधर फीटल मॉनिटरिंग की थी और मैटरनल मॉनिटरिंग की थी, यहाँ पे भी आपने मैटरनल और फीटस की मॉनिटरिंग करनी है. सो फीटल मॉनिटरिंग और मैटरनल मॉनिटरिंग यू हैव टू डू. ओके. और जब ये प्रेगनेंसी मोर देन या इक्वल टू 37 वीक्स की हो जाए, तब आपने क्या करना है, यू विल डू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. गॉट इट. हम प्रोलॉन्ग्ड रॉम कब बोलेंगे, व्हेन वी कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर इफ द टाइम इज मोर देन 18 आवर्स, 18 आवर्स से ज़्यादा से रप्चर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. Okay. Now let's discuss about the complications of PROM. So first हमने कहा था PROM का क्या complication हो सकता है, that is chorioamnionitis. So just let's discuss about chorioamnionitis. कोरियोएमनियोनाइटिस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. सो ये जो कोरियोएमनियोनाइटिस है, ये क्या है, ये इन्फेक्शन होती है और यू कैन से इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरियो एंड एमनियन. ठीक है. सो और ये इन्फ्लेमेशन क्यों होगी, इन्फ्लेमेशन होगी इन रिस्पॉन्स टू इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन. सो जस्ट राइट, what is this chorioamnionitis? It is an inflammation of chorion and amnion. और ये इन्फ्लामेशन हो रही है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, इन रिस्पॉन्स टू इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन. ठीक है. Intrauterine infection of placenta and membrane is basically chorioamnionitis. ठीक है. Placenta and membrane, और membrane किससे बनी है, कोरियन और एमनियन से. ठीक है. After that यहाँ पे you will see the cervicovaginal जो फ्लोरा है ना, that will migrate to uterus. बेसिकली हमारी वजाइना में फ्लोरा होती है, सर्विक्स और वजाइना में फ्लोरा प्रेजेंट होती है, नॉर्मली बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होती है.
जब वो बैक्टीरियाज यूट्रस में चले जाएं, ऑब्वियसली यूट्रस में बैक्टीरिया इज अ एबनॉर्मल लोकेशन, दिस इज समथिंग पैथोलॉजिकल, ओके. सो दिस cervicovaginal flora will migrates to where? Migrates to uterus and there they causes the infection and further क्या हो जाएगी, वहाँ पे fetus है उसकी membrane की क्या हो जाएगी, inflammation हो जाएगी due to some inflammatory mediators. Now ये infection जो है it can be polymicrobial. अभी आपने इसका डायग्नोस कैसे बनाना है, तो बेसिकली हम पहले क्लिनिकल डायग्नोस बनाएंगे. क्लिनिकली यू विल इस्टेब्लिश वन डायग्नोसिस, उसके बेसिस पे हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो क्लिनिकल डायग्नोस में फर्स्ट आपने क्या चेक करना है, टेम्परेचर देखना है, बिकॉज ये क्या है, इन्फ्लामेशन है तो टेम्परेचर होगा. आई होप यू नो व्हाट आर द इन्फ्लामेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लोर, डोलोर, ट्यूमर, ये सब पढ़ा था ना आपने. तो फीवर इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, तो फीवर पक्का आएगा इस फीमेल में. एंड दिस फीवर विल बी मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस, ओके. एंड इफ शी डेवलप other symptoms rather than fever, then also you can establish your diagnosis of chorioamnionitis. So what are other features? That is, if the fetal heart rate is more than 160 per minute, okay, तो भी it's abnormal. तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, बेसिकली 110 से 160 तक. अगर 160 से ज़्यादा है तो क्या है वो, टेकीकार्डिया मानते हैं हम उसको, वी कंसिडर इट एज अ फीटल टेकीकार्डिया. सो दिस इज अ नॉर्मल. एंड अगर ये फीटल हार्ट रेट मोर देन 160 है एंड इट इज लास्टिंग फॉर मोर देन 10 मिनट्स, देन इट इज डेफिनेटली व्हाट, टेकीकार्डिया lasting for 10 minutes, more than 10 minutes or equal to 10 minutes, okay. Third thing, that is WBC count more than 15,000. अगर WBC का count 15,000 से ज़्यादा है तो भी you can establish the diagnosis. And fourth is purulent appearing fluid from the os. os में जब आप देखोगे ना तो जो fluid होगा उसमें पस होगी, ठीक है. So purulent fluid appearing from os, okay. So अगर फीवर के साथ ये भी तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो यू कैन एस्टैब्लिश अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कोरियोएम्नियोनाइटिस. गॉट इट? नाउ to confirm the diagnosis, to confirm chorioamnionitis, what you will do? First, we will go for amniotic fluid analysis. Amniotic fluid analysis. आप amniotic fluid को क्या करोगे? ग्राम स्टेन करोगे या इवन यू कैन गो फॉर अ कल्चर. सो या तो आप ग्राम स्टेन करोगे amniotic fluid को to see if there is any infection or not, or else you can go for culture. कल्चर भी कर सकते हो. कल्चर में आपको बैक्टीरिया में पता लग जाएगा कि किसकी वजह से बेसिकली ये इन्फेक्शन हुई है, ठीक है. सेकेंड आप क्या कर सकते हो, सेकेंड you can go for histopathology examination. Histopathological examination. Histopathological examination पे you can get the evidence of infection in placenta or fetal membrane. So what you will get on histopathological examination? Evidence
of infection, placenta or fetal memory. Okay. So by doing this amniotic fluid gram staining or culture, you can confirm your diagnosis, and second is histopathological examination. Now आपको और क्या क्या फाइंडिंग मिल सकती है इस मदर में? What other findings you can get here? First, you will see there is a presence of maternal tachycardia. Maternal tachycardia present होगा. Second, there will be fundal tenderness. PA पे you will find there is a presence of fundal tenderness. ठीक है? But these two findings are not mandatory for diagnosis. ज़रूरी नहीं है कि ये हो. जब भी आप अपना डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि ये फाइंडिंग हो. तो आइदर जो हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स डिस्कस की हैं, जैसे कि फीवर, फीटल हार्ट रेट मोर देन 160, WBC काउंट मोर देन 15,000 एंड प्यूरुलेंट फ्लूइड अपेयरिंग फ्रॉम द ऑस, ये फाइंडिंग अगर हो, या फिर एमनोटिक फ्लूइड और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स अगर पॉजिटिव हैं, तो यू कैन एस्टैब्लिश योर डायग्नोसिस ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस. ये दो फाइंडिंग्स आर नॉट मैंडेटरी. जस्ट राइट हियर, not mandatory for diagnosis. Got it? Now, what is the complication of this chorioamnionitis? So, let's discuss about the complications. Complications. सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अभी ये कॉम्प्लिकेशंस आइदर दे कैन बी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज फीटल. मैटरनल भी होंगे, फीटल भी होंगे. फीटस को भी इफेक्ट करेंगे ये और मदर को भी. मदर में आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे? यहाँ पे यू विल सी देयर इज एबनॉर्मल लेबर. एबनॉर्मल लेबर. और आपको पता है कोरियोएमनियोनाइटिस प्री टर्म लेबर और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है. तो आपको मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या मिलेगी? एबनॉर्मल लेबर, और उसमें वो दो चीजें जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके. सेकेंड वन इज postpartum hemorrhage. Second maternal complication is postpartum hemorrhage. Okay. Third complication is postpartum endometritis. Postpartum endometritis. What is this postpartum endometritis? It is a inflammation. Arthritis मतलब क्या होता है? Inflammation. Endometra तो आपको पता है, it is endometrium. So after the delivery, when there is an inflammation of endometrium because of any infection, we called it as postpartum endometritis. Okay. And postpartum hemorrhage आपको पता है. What is postpartum hemorrhage? The hemorrhage that usually occur within 12 hours or more than 24 hours of the delivery. That is postpartum hemorrhage. और उसको भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई किया है according to the time. Okay. Then the third maternal complication that can occur here, fourth, that is septic pelvic thrombophlebitis. That is what? Septic pelvic thrombophlebitis.
सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये क्यों होगी सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ओवेरियन वेसल। अगर ओवेरियन वेसल्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई तो दैट विल लीड्स टू व्हाट? सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोस ऑफ ओवेरियन वेसल्स। ठीक है, गॉट इट? So these are the maternal complication. Again let's discuss. First one is abnormal labor. Abnormal labor में preterm labor और premature rupture of membrane is included. And second is the postpartum hemorrhage. Third one is postpartum endometritis and fourth is septic pelvic thrombophlebitis. Now let's discuss about the fetal complication. So क्या क्या fetal complication है? So the first is neonatal sepsis can occur. See, यहाँ पे basically क्या है? Infection होगी कोरियो और एमनियन की and there is also involvement of placenta as well. ठीक है, तो obviously अगर placenta की या membranes की infection होगी तो वो बच्चे में भी तो जाएगी ना infection, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? There will be development of neonatal sepsis. So neonatal sepsis is a complication in the fetus. Neonatal sepsis. Second complication that can occur here, that is perinatal death. Even death of the baby can occur. Perinatal death can occur. After that you can see there is a development of meningitis. meningitis क्या होती है? It is a inflammation of meninges of the brain. तो अगर इनकी इन्फ्लामेशन हो गई, ऑब्वियसली इन्फेक्शन है तो meninges को भी इन्फेक्ट कर सकती है. एंड देन द लास्ट कॉम्प्लिकेशन हियर इज निमोनिया. ओके, सो बेसिकली बच्चे में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुई तो इट विल लीड्स टू डेथ. Whether it is meningitis, whether it is pneumonia, whether it is neonatal sepsis, it will cause what? Death in the baby. So perinatal death is also a complication. Now let's discuss about the management. How you gonna manage this female? So management. So for management, what you will do? So यहाँ पे अगर हम बात करें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तो आपको लगता है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से कुछ होगा? अगर इस फीमेल में इन्फेक्शन है और आप इसको पैरासीटामोल दे रहे हो या कुछ भी एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, क्या आपको लगता है कि उसको इतना फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉट. सो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वोंट वर्क इन दिस केस. ठीक है, देयर इज अ नो रोल ऑफ कंजर्वेटिव मैनेज. What you can do here is you can deliver the baby and along with that you have to keep this female on broad spectrum antibiotic treatment. So आप क्या करोगे? Basically you have to deliver plus broad spectrum antibiotics आपने देनी है इस फीमेल को. सो डिलीवरी एंड दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट विल हेल्प दिस फीमेल ओनली. ओके, नाउ आपने एक चीज का ध्यान रखना है. दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ओवर हियर. इन केस ऑफ दिस chorioamnionitis, the tocolytics are what? They are contraindicated. So in chorioamnionitis
This is the condition which is contraindicated to tocolytic. टोकोलिटिक्स नहीं देने हैं आपने इस फीमेल में. तभी हमने देखो, हमने जब बात की प्रॉम की मैनेजमेंट की, वहां पे हमने टोकोलिटिक्स दिए थे, ठीक है. पर इस केस में कोरियोएमनियोनाइटिस की जब हमने मैनेजमेंट की बात की तो वी सेड देयर इज लाइक यू नो नीड टू गिव टोकोलिटिक्स. अभी टोकोलिटिक्स हमने क्यों नहीं देने? बिकॉज अगर हमने ये लेबर को डिले किया, देखो टोकोलिटिक्स का बेसिकली फंक्शन क्या होगा, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कम करेंगे. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या करेंगे? कम करेंगे. अब अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हुए तो आप बेबी को डिलीवर कैसे करोगे? क्योंकि हमने क्या कहा, अगर हमने कोरियोएमनियोनाइटिस को ट्रीट करना है तो हमने क्या करना है, हमने डिलीवरी करनी है बच्चे की. तो अगर आप टोकोलिटिक्स उसको दे दोगे तो यूट्रस तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी ना, तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी. और अगर डिलीवरी नहीं हुई तो बच्चा उस इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा टाइम रहा तो क्या होगा? देयर विल बी fetal as well as maternal complication occur. Okay, so just write here, if tocolytics आप देते हो तो what they will do, they will delay the labor and this will lead to maternal and fetal complications. And obviously I hope आप सब ये नहीं चाहते होंगे, तो इसीलिए आपने कभी भी अपनी पेशेंट जिसको कोरियोएमनियोनाइटिस है उसको टोकोलिटिक्स कभी प्रिस्क्राइब नहीं करने. ओके, नाउ नेक्स्ट आपने कभी भी कोरियोएमनियोनाइटिस में स्टेरॉइड्स नहीं देने. ठीक है, पहला टोकोलिटिक कभी नहीं देना और दूसरा स्टेरॉइड्स कभी नहीं देना. सो इट इज अ कंडीशन वेयर विच इज contraindicated to steroids. ठीक है, स्टेरॉइड्स नहीं देने. क्यों नहीं देने? क्योंकि आपको पता है स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, दे विल सप्रेस द इम्यूनिटी. इम्यून सप्रेशन करते हैं स्टेरॉइड्स. तो आप क्यों चाहते हो इन्फेक्शन में इम्यून सप्रेशन? बेसिकली हमारा क्या मोटिव है कि इन्फेक्शन अगर है किसी में तो हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी बॉडी की ताकि हम उस इन्फेक्शन से लड़ सके. अब अगर आप उसको स्टेरॉइड्स दे दोगे तो हाउ आर इम्यूनिटी, हमारी बॉडी कैसे फाइट करेगी इन्फेक्शन से? क्योंकि आप तो अपनी इम्यूनिटी को बोल रहे हो बहन चुप करके बैठ जा, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे लड़ने की, ये बोल रहे हो आप स्टेरॉइड्स अगर दे रहे हो. तो बेसिकली आपने स्टेरॉइड्स नहीं देने बिकॉज इट विल कॉज व्हाट, कॉज immunosuppression, and this is an infection we want our immunity to fight for us. Okay, got it? Next one is, अगर हम यहाँ पे हमने बोला मैनेजमेंट में you have to deliver the baby. So डिलीवरी के लिए कौन सा मेथड आप यूज करोगे? What is the preferred method for delivery? So if we talk about the preferred method of delivery, that will be vaginal. We want vaginal delivery until unless there is some severe indications or there is some obstetric indications, we will prefer vaginal delivery only. Okay, C section आपने कब करना है? जब obstetric indication है. So just write C section is done if obstetric indication is present. Got it? Now next we're gonna discuss about cord prolapse. Let's discuss about cord prolapse. ठीक है,
कॉर्ड प्रोलैप्स होता क्या है? व्हाट इज कॉर्ड प्रोलैप्स? इफ दे आस्क यू, प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? किसी जगह से बाहर निकलना। बेसिकली प्रोलैप्स क्या है? बाहर निकलना, ठीक है। सो कॉर्ड का बाहर निकलना उसकी लोकेशन से इज अ कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। एक सिंपल वे में अगर आपने डिफाइन करना हो, या यू कैन से दिस इज व्हाट cord. When cord slips out we called it as cord prolapse. Cord slip out. और ये स्लिप होके कहाँ जाएगी? दिस cord will protrude into vagina or protrude outside the vagina. So this will protrude into vagina or outside the vagina. Okay. So अगर ये है uterus, this is the uterus, this is the endometrium, and यहाँ पे है हमारा बेबी, ठीक है। ये है यहाँ पे प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, और ये है अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। बट अब ये अम्बेलिकल कॉर्ड और ये हमारी वजाइना है, ठीक है। हियर इज द सर्विक्स, ये ब्लू कलर में। अब अगर ये अम्बेलिकल कॉर्ड जो है, अगर ये अम्बेलिकल कॉर्ड ऐसे वजाइना में प्रोट्रूड कर रही है, या फिर ये अम्बेलिकल कॉर्ड वजाइना के बाहर आ गई है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज कॉर्ड प्रोलैप्स। गॉट इट? नाउ दिस cord prolapse is obstetric emergency. This is what? Obstetric emergency. Emergency condition होती है ये, ठीक है। क्यों? Why it is called as obstetric emergency? Just think. So अगर जब cord prolapse हुआ, अगर ये cord जैसे ये cord है, if this is a cord, ठीक है, अगर ये कॉर्ड जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे कंप्रेस हो जाए तो क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो सी, ये कॉर्ड है, ठीक है, और अगर ये बच्चे का हेड है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, दिस इज अ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी, दैट इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, और यहाँ से ये कॉर्ड ऐसे प्रोट्रूड कर रही है। तो अगर बच्चे की थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई और ये कॉर्ड कंप्रेस हो गई ऐसे, तो दिस विल लीड्स टू व्हाट? फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। बेबी को ब्लड सप्लाई, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये सब कॉर्ड की वजह से हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई वो बंद हो जाएगी और बेबी डिस्ट्रेस में चला जाएगा। सो जस्ट राइट, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी। फटाफट से आपने सी सेक्शन करना है इस केस में। सो राइट, कॉर्ड compression can occur by the presenting part, ठीक है, by the presenting part, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे वेसोस्पाज्म हो सकता है। So because of that vasospasm, temperature changes can also occur. That is also an indication of C-section. Temperature changes क्यों होंगे? Due to intense vasospasm. Due to intense vasospasm. Okay. Now, what is the clinical presentation? Let's discuss about the clinical presentation. सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अब हम बात करें तो फर्स्ट, अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो हियर यू विल सी सीवियर
and prolonged fetal bradycardia. Severe and prolonged fetal bradycardia. And this is a most common presentation. This is most common presentation. Okay. Second clinical presentation is variable repeated deceleration. Variable repeated deceleration. Now let's discuss about the risk factor for cord prolapse. So risk factors. So the first risk factor for this is polyhydramnios. First is polyhydramnios. Second risk factor is PROM, that is premature rupture of membrane. Third risk factor is what? Malpresentation. Malpresentation. Fourth risk factor is breech presentation. अब आप सब सोच रहे होगे मैम मैल प्रेजेंटेशन ही तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, शायद मैडम पागल है जिसने दूसरी बार ब्रीच प्रेजेंटेशन लिखा. नहीं, मैल प्रेजेंटेशन आई एग्री कि ब्रीच प्रेजेंटेशन को हम मैल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, बट यहाँ पे इफ दे आस्क यू हाईएस्ट रिस्क कौन सी मैल प्रेजेंटेशन का है, तो जस्ट मेंशन इट हियर, ट्रांसवर्स presentation or transverse lie mostly. ठीक है. So malpresentation that is having the highest risk for cord prolapse is transverse lie. And you know what is transverse lie? See, if this is a uterus, ये आपकी endometrium है, यहाँ पे फर्ज कीजिए दिस इज अ फीटस. ठीक है, ये फीटस है. So just imagine ये है यूट्रस, दिस इज अ यूट्रस, और जो फीटस है इस यूट्रस में अब वो कैसे लाई कर रहा है, दैट इज ऐसे. सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लाई. लाई आपको पता है व्हाट इज लाई? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फीटस लॉन्ग एक्सिस विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर. फीटस की लॉन्ग एक्सिस यानी कि फीटल स्पाइन का मैटरनल स्पाइन से क्या रिलेशनशिप है. तो ट्रांसवर्स लाई में ये है मैटरनल स्पाइन जो मैं रेड में ड्रॉ कर रही हूँ, और जो मैं ये पर्पल में ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज अ फीटल स्पाइन. सो इनका क्या है? परपेंडिकुलर रिलेशन है. तो ट्रांसवर्स लाई में देयर इज अ व्हाट? परपेंडिकुलर रिलेशनशिप ऑफ मैटरनल स्पाइन एंड द फीटल स्पाइन. और इस लाइन में क्या होता है कि कॉर्ड प्रोलैप्स का चांस काफ़ी बढ़ जाता है. ठीक है, कॉर्ड कुछ ऐसे नीचे आ जाती है जिसकी वजह से चांसेस आर मोर इन दिस. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर आफ्टर मैल प्रेजेंटेशन एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन, दैट इज ट्विन प्रेगनेंसी. ट्विन pregnancy. After twin pregnancy, next risk factor is external cephalic version. External cephalic version. Okay. Now, how you gonna manage this condition? So, how you gonna manage cord prolapse? Let's discuss. Management. तो मैनेजमेंट के लिए आपने क्या करना है? इमरजेंसी सी सेक्शन. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कॉर्ड प्रोलैप्स के? इट इज व्हाट? इट इज ऑब्स्टैट्रिक इमरजेंसी. तो ऑब्स्टैट्रिक इमरजेंसी इज अ इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन. सो मैनेजमेंट ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स
के लिए हमने क्या करना है, वी विल गो फॉर सी सेक्शन. ओके. नाउ वजाइनल डिलीवरी की क्या इंडिकेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वजाइनल डिलीवरी इंडिकेशन. सो वजाइनल डिलीवरी आपने कब कब करनी है, अगर फीटल हार्ट रेट एब्सेंट है. अगर फीटल हार्ट रेट एब्सेंट है तो हो सकता है ये फीटल डेथ हो गई हो, तो उस केस में व्हाई यू वांट टू गो फॉर सी सेक्शन, बिकॉज आप मदर को ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो ना. सी सेक्शन से हो सकता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, पोस्टमार्टम हेमोरेज हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि मदर को और कोई तकलीफ उठानी पड़े. ऑब्वियसली विद ऑपरेशन मोर पेन विल बी देयर, सो यू हैव टू सी ऑल द फैक्टर्स. सो फीटल हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो गो फॉर वजाइनल. सेकेंडली, अगर फुल डायलेशन है सर्विक्स की तो जस्ट गो फॉर वजाइनल ऑब्वियसली, राइट. इफ फुल cervical dilation is there, then you can go for what, vaginal delivery. आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी एज वेल. ओके, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी कर सकते हो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एल्गोरिदम. सो बेसिकली अगर कोई पेशेंट कॉर्ड प्रोलैप्स से आया, फर्स्ट यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प. ठीक है. सेकेंडली आपने क्या करना है, फीमेल को ना लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाना है. ठीक है, उसको बोलना है कि आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेट जाओ. और फीमेल लेफ्ट लैटरल में ही क्यों बोला हमने, क्योंकि इससे कॉर्ड कंप्रेशन कम होगा. देयर इज अ डिक्रीज रिस्क ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन. सो अगर कॉर्ड कंप्रेशन नहीं होगा तो फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. इसीलिए हम फीमेल को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाएंगे. आफ्टर अलोंग विद दिस आप उसको ऑक्सीजन मास्क भी पहनाओगे, O2 मास्क पहनाओगे उसको. ठीक है. एंड अगर कॉर्ड बाहर है वजाइना के, इफ कॉर्ड इज लाइंग आउटसाइड ऑफ वजाइना, तो आपने क्या करना है इस केस में, व्हाट यू हैव टू डू. अगर वजाइना की बात है तो आपने कॉर्ड को पकड़ के एक गॉज लेना है जिसको अच्छे से मॉइस्ट कर लेना है आपने. ठीक है. तो वो मॉइस्ट गॉज से आपने कॉर्ड को पकड़ के वजाइना के अंदर डाल देना है. सो जस्ट राइट हियर, इफ द cord is lying outside the vagina, then you have to gently hold the cord with moist gauze and put the cord into the vagina and put it into the vagina. Okay. After doing all these things, after calling for help, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटा दिया, O2 मास्क पहना दिया, उसको उसका कॉर्ड अंदर डाल दिया, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स यू विल डू PV एग्जामिनेशन. और PV एग्जामिनेशन क्यों करोगे भाई, PV का क्या इंडिकेशन है, ताकि आप डायलेशन चेक कर पाओ कि सर्विक्स की कितनी डायलेशन हो गई है. सो टू चेक फॉर सर्विकल डायलेशन वी डू द PV. इफ फुली डायलेटेड सर्विक्स है तो बाद में आपने क्या करना है, यू विल गो फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. सो जस्ट राइट, if fully dilated cervix is there, then after this you will do instrumental
डिलीवरी, आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर देनी है, ठीक है। और पीवी जब आप करोगे ना, आप एक और चीज करोगे, यू विल लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट, ओके। आप मैनुअली प्रेजेंटिंग पार्ट को थोड़ा उठाओगे। सो जस्ट राइट, यू विल मैनुअली lifting of cervical part, okay। now अगर सर्विक्स फुली डायलेटेड नहीं है, ठीक है, और आप अब क्या करोगे, अभी आपने सी सेक्शन करना है, और जब आप पेशेंट को सी सेक्शन के लिए ओटी में शिफ्ट कर रहे हो, तो टू इम्प्रूव द फीटल आउटकम आपने क्या करना है। सो जस्ट राइट, while shifting to OT to improve fetal outcomes, हम क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट we will retrogradely fill the bladder, so retrograde fill the bladder। सेकेंड, आप इसको किस पोजीशन पे लिटाओगे, तो हम ट्रेंडरबर्ग पोजीशन में इसको रखेंगे। ट्रेंडरबर्ग क्या होती है, हेड एंड जो होता है वो लो साइड पे होता है और बटक्स जो होते हैं थोड़े लिफ्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर हेड एंड है तो इसका ये हेड वाला पार्ट लो होगा, बट इसकी लेग्स वाला पार्ट थोड़ा अप होगा, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली। ये बेड है, दिस इज अ बेड, ठीक है। ये पेशेंट है, ठीक है। इसकी लेग्स जो है वो ऊपर को होंगी, इसका हेड जो है लो साइड पे होगा। सो लाइक दिस इज अ हेड, दिस इज अ लेग्स, ऐसी पोजीशन होगी, इसको हम बोलते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। सो राइट, हेड इज लो and buttocks at height, okay, or lifted up। Third will, what you will do, you will give knee chest position to this female, knee chest position, मतलब जो knees है that should be touching the chest of this female, okay। और ये हम क्यों कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द फीटल आउटकम। और फीटल आउटकम कैसे इम्प्रूव होंगी, व्हेन यू प्रिवेंट द कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। सो जस्ट राइट, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू प्रिवेंट compression of umbilical cord, okay। And after doing all these things, you can go for, after doing this, then do C-section OT में। जब पेशेंट शिफ्ट हो गया उसका C-section कर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज, आप इसमें कौन सा एनेस्थीसिया दोगे। सो अगर तो इस फीमेल में शॉक और बच्चे में सीवियर डिस्ट्रेस है, शॉक और सीवियर डिस्ट्रेस अगर है, डिस्ट्रेस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, बिकॉज ऑफ वासा प्रीविया और वासा प्रीविया। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपने क्या करना है इस केस में, देन देयर इज नो टाइम टू गिव एपिड्यूरल और स्पाइनल, नो टाइम फॉर एपिड्यूरल और स्पाइनल। सो बेटर है हम इसमें क्या देंगे, विल गो फॉर जनरल एनेस्थीसिया। तो अगर शॉक और सीवियर डिस्ट्रेस है, एपिड्यूरल और स्पाइनल नहीं देना, आपने क्या देना है, जनरल एनेस्थीसिया। सो गाइज, दिस इज ऑल information about abnormal labor. I hope you guys like this video. So thanks for watching.